ड्रामे की शुरुआत में हमें हमारे मेन लीड सायोन को दिखाया जाता है, जो कि एक पार्टी में गया होता है। वहाँ उसे एक लड़की ज्वाइन करती है जिसका नाम हीजू होता है। हीजू एक साइन इंटरप्रेटर का जॉब करती है। वो गूंगी होती है पर वो सुन सकती है। वो बातों को सुनकर उन्हें साइन लैंग्वेज में इंटरप्रेट करती है। यहाँ पार्टी में सायोन और हीजू को साथ में देख लोग बातें बनाने लगते हैं कि क्या ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। यहाँ मैं आपको बता दूं कि सायोन के पिता प्रेसिडेंट होते हैं और सायोन प्रेसिडेंट का स्पोक पर्सन होता है। हिजू सायोन की वाइफ है और इसके स्टेप फादर का अपना न्यूज़ चैनल होता है। हिजू वहीं काम करती है। सायोन और हिजू की फैमिली में अच्छा रिश्ता होता है। दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत होती है। हिजू के पिता का न्यूज़ चैनल सायोन के पिता के बारे में अच्छे आर्टिकल लिखकर उनकी अच्छी इमेज बनाने में मदद करता है। अगले सीन में हम प्रेस ब्रीफिंग का सीन देखते हैं। यहाँ हमारी दूसरी फीमेल लीड यूरी को दिखाया जाता है, जो कि हिजू के पिता के न्यूज़ चैनल में काम करती है। वो सायोन की बहुत बड़ी फ़ैन होती है। यहाँ हमें पता चलता है कि कुछ साउथ कोरियन लोगों को किडनैप किया गया है और उनके बदले में फिरौती की मांग की जा रही है। अगर मांग पूरी नहीं हुई तो वे लोगों को मार देंगे। सायोन यहाँ बताता है कि किडनैपर्स की कोई भी मांग पूरी नहीं की जाएगी। इसी दौरान सायोन टेम्पररी मीडिया एम्बार्गो लगाने की भी बात करता है, जिस पर एक रिपोर्टर जिसका नाम जंग ह्योक जिन है, वो आपत्ति दिखाता है। वह पूछता है कि क्या सिचुएशन बहुत खराब है और क्या सायोन इस सिचुएशन की वजह से डरा हुआ है। सायोन अपने जवाब से उस रिपोर्टर को चुप करा देता है। यहाँ हम देखते हैं कि स्पोक पर्सन होने की वजह से सायोन को बहुत सारे कॉल्स आ रहे होते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि हिजू अपनी माँ और सास के साथ बैठी होती है। दोनों उसे अपनी नौकरी छोड़ने और अपने पति का सपोर्ट करने के लिए कह रही होती हैं। यह कहने के बाद ही हीजू की सास वहां से चली जाती है। उनके जाने के बाद हीजू की माँ उसे बातें सुनाने लग जाती है कि अब तक वह अपने पति सायोन का दिल क्यों नहीं जीत पाई है। अगले सीन में हम हीजू को देखते हैं, जो अकेली गाड़ी से अपने घर जा रही होती है। तभी हम देखते हैं कि उसकी गाड़ी को किसी ने हैक कर लिया होता है और उसे कंट्रोल कर रहा होता है। अचानक उसकी गाड़ी एक जगह आकर रुक जाती है। हीजू गाड़ी से बाहर निकलने की कोशिश करती है लेकिन निकल नहीं पाती। तभी सामने हमें किडनैपर दिखाई देता है, जो धीरे धीरे आकर हीजू की गाड़ी में बैठ जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सायोन को किसी अनजान नंबर से कॉल आता है। यह कॉल किडनैपर का होता है। वह सायोन को धमकी देता है कि वह हीजू को मार देगा और फिर फ़ोन डिस्कनेक्ट कर देता है। सायोन अपनी माँ को कॉल करता है और हीजू के बारे में पूछता है। वह बताती है कि हीजू अपनी माँ के साथ गई है। फिर सायोन अपनी सास को भी कॉल करके पूछता है, तो वह बताती है कि हीजू उनके घर पर है और डिनर के बाद चली जाएगी। यह सुन सायोन को लगता है कि उसके साथ कोई प्रैंक कॉल कर रहा है। सायोन अपनी टीम को उस नंबर के बारे में पता लगाने को कहता है। तभी किडनैपर का फिर से कॉल आता है। वह फिरौती की मांग करता है और कहता है कि अगर उसे पैसे नहीं मिले तो वह हिजू को मार देगा। सायोन को लगता है कि यह एक प्रैंक कॉल है, इसलिए वह कहता है कि मार दो और फिर फ़ोन को डिस्कनेक्ट कर देता है। यह सुनकर किडनैपर गुस्से में आकर हिजू को टॉर्चर करता है। इसी दौरान हीजू को गाड़ी में उस फ़ोन के फीचर्स के बारे में पता चलता है। उसे पता चलता है कि इस फ़ोन से केवल सायोन को ही कॉल किया जा सकता है और इससे आवाज़ बदलकर भी बात कर सकते हैं। इसके अलावा इस फ़ोन को 10 मिनट तक ट्रैक नहीं किया जा सकता। किडनैपर फिर से सायोन को कॉल करता है और इस बार सायोन गुस्से से इरिटेट होकर कहता है, दोबारा कॉल तब करना जब हीजू को मार देना, और फिर फ़ोन को डिस्कनेक्ट कर देता है। यह सुनकर हिजू को बहुत बुरा लगता है। वह गाड़ी को बहुत तेज चलाने लगती है। गाड़ी आगे जाकर डिवाइडर से टकराकर रुक जाती है और किडनैपर को चोट लगने की वजह से वह बेहोश हो जाता है। अगले सीन में सायोन मीडिया को बताता है कि हॉस्टेज को सफलतापूर्वक छुड़ा लिया गया है। इसके बाद हम हिजू को घर पर देखते हैं, जो नहाकर अपने घाव पर बैंडेज लगा रही होती है। तभी सायोन घर आता है और हिजू को देखकर रिलैक्स होता है। वह उसे प्रैंक कॉल के बारे में भी बताता है, लेकिन हीजू उसे कुछ नहीं बताती। तभी सायोन को कॉल आता है और उसे पता चलता है कि उस फ़ोन नंबर को ट्रेस नहीं किया जा सकता है। सायोन कहता है कि यह कोई आदमी था जो ड्रग्स के नशे में था और वो सही मेंटल कंडीशन में नहीं था। हीजू यह सब बातें सुनकर गुस्से में आ जाती है और खाना खाने बैठ जाती है। सायोन हीजू से कहता है कि अगले दिन ब्रिटिश एम्बेसी में एक इवेंट है और एम्बेसडर की पत्नी डिसेबल्ड है, वो सुन नहीं सकती, इसलिए उन्हें एक साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर की ज़रूरत है और हीजू को वहाँ इंटरप्रेटर के तौर पर जाना होगा।
अगले सीन में हीजू को उसकी माँ का कॉल आता है। उसकी माँ उसे बताती है कि सायोन उसके बारे में पूछ रहा था और उन्होंने कहा था कि हीजू उनके साथ है। अगले सीन में हम 3 साल पहले का फ्लैशबैक देखते हैं, जब सायोन और हीजू की शादी हो रही है। यहाँ सायोन हीजू से कहता है कि वह जो शादी का ड्रेस पहने हुए है वह उसकी नहीं है, इसलिए ड्रेस उसे बदल लेनी चाहिए। और वह यह भी कहता है कि शादी एक प्राइवेट इवेंट होगी। सायोन यहाँ शादी के कुछ शर्तों के बारे में भी बताता है। पहले वह कहता है कि हीजू कभी भी तलाक की मांग नहीं करेगी, खासकर तब जब इलेक्शन का समय होगा। दूसरा, वह यह कहता है कि हीजू कभी भी किसी को भी नहीं बताएगी कि वो उसकी वाइफ है। सायोन यह भी बताता है कि हीजू को इस शादी को भूल जाना चाहिए और एक हॉस्टेज की तरह उसके घर में रहना होगा। अगले सीन में हम सायोन और हीजू को ब्रिटिश एम्बेसी के इवेंट में एक साथ देखते हैं। यह वही सीन है जो हमें एपिसोड की शुरुआत में दिखाया गया था। यहाँ एम्बेसडर इन दोनों को हस्बैंड वाइफ समझ लेते हैं। फिर हीजू उन लोगों का कन्फ्यूजन दूर करती है और बताती है कि वे दोनों हस्बैंड वाइफ नहीं हैं, वह सिर्फ एक इंटरप्रेटर है। तब एम्बेसडर सायोन की वाइफ के बारे में पूछते हैं, तो सायोन बताता है कि उसकी वाइफ डिसेबल्ड है और वह सुन नहीं सकती, और वह अपनी वाइफ को अपनी कमजोरी भी बताता है। कहता है कि वह गवर्नमेंट ऑफिशियल है, इसलिए उसे बहुत सारे खतरे रहते हैं और वो नहीं चाहता कि उसकी वाइफ को भी किसी भी तरह का थ्रेट का सामना करना पड़े। पर यह कमजोरी वाली बात हीजू को बहुत बुरी लगती है। वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करती है। ड्रिंक करने के बाद वो सायोन को अपने साइन लैंग्वेज में बहुत कुछ सुनाती है, लेकिन सायोन को कुछ समझ नहीं आता। लेकिन उसे यह जरूर पता चलता है कि हीजू उसे डांट रही है। यहाँ पार्टी में सायोन को फिर से किडनैपर का कॉल आता है। किडनैपर उसे पार्टी की डिटेल्स बताने लगता है, जिससे सायोन को लगता है कि किडनैपर पार्टी में ही है और वह उसे ढूंढने लगता है। किडनैपर बताता है कि पहले तुम्हारी शादी चुंगवुड डेली न्यूज़ के चेयरपर्सन की बड़ी बेटी से होने वाली थी, लेकिन वह शादी के एक दिन पहले भाग गई और किसी को भी यह नहीं पता कि अब वह कहाँ है। इसके बाद तुमने उसकी छोटी बहन से शादी कर ली। सायोन पूछता है कि तुम चाहते क्या हो। इस पर किडनैपर बताता है कि वो चाहता है कि सायोन और हीजू का डाइवोर्स हो जाए और सायोन अपनी असली मंगेतर से शादी कर ले। इस दौरान हमें यह पता चलता है कि किडनैपर के फ़ोन से कोई और नहीं बल्कि हीजू ही बात कर रही थी। वो गूंगी नहीं है बल्कि बोल सकती है। फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि किडनैपिंग वाले दिन जब हीजू की गाड़ी डिवाइडर से टकराई थी और किडनैपर बेहोश हो गया था, तब हीजू उसका फ़ोन लेकर वहां से भाग गई थी। प्रेजेंट में हम देखते हैं कि हीजू सायोन को धमकी दे रही होती है कि वो उसे डाइवोर्स दे दे, नहीं तो वो सबको सायोन के प्राइवेट लाइफ के बारे में बता देगी और ये भी बता देगी कि उसकी वाइफ कौन है और उसकी शादी किससे होने वाली थी। वो किडनैपिंग वाले दिन के बारे में भी सब कुछ बता देती है कि कैसे किडनैपर ने उसे टॉर्चर किया था और कैसे गाड़ी पलट गई थी। यह सब सुनकर सायोन गुस्से में कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, और इसी के साथ इस एपिसोड का अंत हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप ऐसे और भी एक्सप्लेनेशन वीडियोस देख सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।